गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का चैप्टर बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है। अब तक आप लोगों ने अबाउट बहुत मॉडल्स पढ़ लिया, मतलब आपका सेकंड फेज भी आप कंप्लीट कर चुके हो, सभी तरह के मॉडल्स के बारे में पढ़ चुके हो, उन मॉडल्स का कॉम्पिटिटिव आप अच्छे से पढ़ चुके हो। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्पेक्ट्रम। हम अब स्पेक्ट्रम पे आए हैं और स्पेक्ट्रम के साथ हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को मेन स्टडी करेंगे, दैट इज इन योर सिलेबस। तो कई बार बच्चों के माइंड में ये आता है कि वाई वी आर ओनली स्टडिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हम बेरिलियम का, लिथियम का, हम दूसरों का स्पेक्ट्रम क्यों नहीं शो करते या स्टडी नहीं करते। बेटा इसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को यूज़ कर रहे हो तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए आपको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन को स्टडी करना है। बट अगर आप बेरिलियम की बात कर रहे हो तो या लिथियम की बात कर रहे हो तो लिथियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन की बात करोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे और इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अभी से आप स्टडी नहीं करेंगे। आगे अगर आपको इस फील्ड में जाना हो, ठीक है, तो आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अगर आपको अपना करियर बनाना हो तो डिटेल स्टडी आती है। अदरवाइज आप हाइड्रोजन तक की लिमिट रखेंगे और हाइड्रोजन को भी हम बहुत डिटेल में करेंगे, कॉम्पिटिशन साथ लेते हुए इसका, ठीक है। तो आओ डिस्कस करते हैं, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है, स्पेक्ट्रम उसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स लिखी हैं बेटा जो कि इम्पॉर्टेंट है पढ़ना कि है क्या। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। साइंस की ऐसी ब्रांच जो किस चीज़ में डील करती है बेटा? स्पेक्ट्रम में डील करती है। स्पेक्ट्रम को पढ़ेगी, स्पेक्ट्रम के बारे में सारी नॉलेज रखेगी, वो ब्रांच ऑफ साइंस क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्पेक्ट्रोस्कोप। बेटा कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, व्हाइट लाइट को पास किया है बेटा, किसमें से? मैंने प्रिज्म लिया है। आपने सभी ने 10th में एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कर रखा है। जब आपने व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास किया तो वो क्या करेगी बेटा? 7 डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। तो 7 डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। तो ये कर रहा है ना प्रिज्म, आपका क्या कर रहा है? इस एक व्हाइट लाइट को डिफरेंट उसमें कलर्स में स्प्लिट कर रहा है ना। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी वेवलेंथ को अगर आप लेते हो, किसी भी रेडिएशन को अगर आप लेते हो, उसकी वेवलेंथ को स्प्लिट करने के काम आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोप। इसी तरह से बेटा यहाँ पर मैंने एक शीट ले ली, फोटोग्राफिक प्लेट। आपको याद होगा एक्सपेरिमेंट आपने किया था गोल्ड फॉइल वाला, उसमें मैंने आपको फोटोग्राफिक प्लेट लगवाई थी चारों तरफ ZNS की। तो फोटोग्राफिक प्लेट कोई भी हो सकती है, क्योंकि ये बच्चा आपको अगर ये जो स्प्लिट होके आई है, ये अगर विजिबल रीजन में लाई करती है, जो कि यहाँ कर रही है, विजिबल रीजन में लाई करती है तो आपको कलर्स नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसी कोई वेव पास कर दी जो स्प्लिट होके ऐसी वेवलेंथ दे रही है जो विजिबल रीजन में लाई नहीं करती, तो क्या वो आपको नजर आएगी? नहीं, वो वेवलेंथ आपको नजर नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि स्प्लिट हुई ही नहीं। उसका मतलब क्या है कि स्प्लिट होके जो स्पेक्ट्रम बना वो आपका विजिबल रीजन में लाई नहीं करता था। तो आप फोटोग्राफिक प्लेट लगाते हैं यहाँ पर ताकि उस पर अगर स्ट्राइक करे आपकी रेस तो आपको आसानी से क्या हो पता चल जाए, एक पैटर्न बन जाए, तो उस पैटर्न को आप स्टडी कर सको। बात समझ आई? तो ये जो प्लेट आप लगाते हैं जिसके ऊपर स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन किया जाता है, स्क्रीन विच इज यूज टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम, जिसको स्पेक्ट्रम बनाने के लिए यूज किया जाता है, वो फोटोग्राफिक प्लेट या स्क्रीन कहलाई जाएगी, ठीक है। और नॉर्मल उसका नाम क्या होगा? स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होगा? ठीक है, ये फोटोग्राफिक प्लेट और स्क्रीन तो बेटा आपको मैंने बता दी, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट या स्क्रीन क्या होगी? एक ऐसी स्क्रीन, फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है? स्क्रीन जो कि स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने के लिए यूज हो रही है। अब यहाँ बात करते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ की क्या होगी। बेटा जो पैटर्न आपको मिला है, स्पेक्ट्रम का पैटर्न को हम क्या बोलेंगे बेटा जी? स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। जैसे ECG कराते हो तो आप, तो वो ग्राफ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं ना। और जो मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन, है ना। तो इसी तरह से बेटा स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है? वो ग्राफ है, वो पैटर्न है जो स्पेक्ट्रम का मिला। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या है बेटा? स्पेक्ट्रम एक्चुअलिटी में जब कोई वेवलेंथ, जब आप कोई रेडिएशन लेते हो और वो रेडिएशन जब स्प्लिट कर जाती है इन डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स में, क्योंकि व्हाइट लाइट का मतलब क्या है? अगर आप यहाँ से व्हाइट लाइट ले रहे हो
तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाइट लाइट, कि इसके अंदर बहुत सारी वेवलेंथ है ना। व्हाइट लाइट मीन्स मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ। तो जब आप उसको किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोप से पास करते हो व्हाइट लाइट को, तो वो स्प्लिट कर जाती है अपनी अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर? तो जो वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली स्प्लिट करके फोटोग्राफिक प्लेट पे जो पैटर्न आपको मिला बेटा, इस तरह से कोई भी पैटर्न आपको मिल सकता है, जो पैटर्न आपको मिला वो पैटर्न आपका एक्चुअलिटी में क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रम कहलाएगा। इज दैट क्लियर? और साइंस की वो ब्रांच जो स्पेक्ट्रम में डील करेगी कहलाएगी स्पेक्ट्रोस्कोपी। और वो इंस्ट्रूमेंट, चाहे आपका अच्छा वाला कोई इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे आपका सिंपल प्रिज्म हो, जो लाइट को स्प्लिट कर सके, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोप। इसी तरह से जो ग्राफ आपको मिला, जो पैटर्न आपको मिला, दैट इज स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाया जाएगा। और जो फोटोग्राफिक प्लेट क्या होगी? स्क्रीन, जिसको आप स्पेक्ट्रम को नोट करने के लिए यूज कर रहे हो। इज दैट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट योर स्पेक्ट्रम बेटा। नेक्स्ट टॉपिक इज योर टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। अगर हम टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में बात करें तो बेटा दो तरह से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। मैं आज आपको थोड़ा सा ब्रीफ कराऊंगी इसका, ताकि हम उसको अच्छे से अभी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात कर रही हूँ। तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपने अच्छे से देखा होगा, विगब्योर के बारे में आप सभी जानते हैं। तो विगब्योर में क्या होता है बेटा, जो कलर्स होते हैं वो अलग अलग नजर नहीं आते, कि मैं कहूँ यहाँ पर मुझे बी नजर आ रहा है या आई, यहाँ बीच में भी तो कलर की मिक्सिंग होती है। इसी तरह से यहाँ पर ब्लू है, तो ब्लू और इंडिगो के बीच में भी कलर की मिक्सिंग होगी। तो दैट मीन्स ऐसे स्पेक्ट्रम जिसके अंदर पर्टिकुलर स्पेस ना हो बिटवीन टू स्पेक्ट्रम्स, मतलब एक दूसरे के अंदर कलर्स क्या हो रहे हो? मर्ज हो रहे हो, वेवलेंथ एक दूसरे में मर्ज हुई हो, ऐसे स्पेक्ट्रम्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूअस में क्या होगा बेटा, जैसे ये है तो ये डिफरेंट होगा, मतलब यहाँ पर एक वेवलेंथ मिल रही है, यहाँ एक मिल रही है, इसके बीच में क्या होगा बेटा? डार्क स्पेस होगा। इसके बीच में क्या होगा? डार्क स्पेस होगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो मतलब क्या होगा, जैसे आपको एक स्पेक्ट्रम मिल रहा है, ठीक है, तो उसके बीच में से एक लाइन मिल रही है आपको किसी भी कलर की, फिर आपको अंधेरा मिल रहा है, दैट इज ब्लैक है बिल्कुल कलर, उस पर फिर एक लाइन मिल रही है या दो भी मिल सकती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ फिर दोबारा से क्या हो गया? ब्लैक डार्क स्पेस आ गया। तो मतलब आपके कलर्स क्या हो रहे हैं? डिस्टिंग्विश हो रहे हैं। भाई ये रेड है, ठीक है, फिर आपका येलो नजर आ रहा है, फिर और मिक्सिंग नहीं है, ऑरेंज नजर आ रहा है, फिर ब्लू नजर आ रहा है। अगर आपके अलग अलग कलर स्पेक्ट्रम मतलब क्या हो? सेपरेटेड हो बाय द डार्क बैंड्स, तो हम उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आपको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम तक यहाँ पर समझ आ गया है कि कॉन्टिन्यूअस क्या होती है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ आपको लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम समझाने की। ध्यान से समझिएगा। अगर आपको प्रॉपर लाइन मिलती है बेटा, हर वेवलेंथ की, पर्टिकुलर वेवलेंथ की आपको अलग लाइन मिलती है, इसकी वेवलेंथ अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है ना, हर लाइन की अपनी एक वेवलेंथ है। इज दैट क्लियर? तो आपको स्पेक्ट्रम कौन सा कहलाएगा? लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि आपकी जो लाइंस होती है, लाइन स्पेक्ट्रम, उनके अगर वेवलेंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, ठीक है, तो क्या होगा कि वो आपस में मर्ज हो जाएंगी, बहुत पास पास नजर आएंगी लेकिन आपस में मर्ज हो जाएंगी। जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है, मैंने बहुत सारी लाइन स्पेक्ट्रम बनाई है, लेकिन वो सारी आपस में क्या हो रही है? मर्ज हो रही है। ठीक है, फिर दोबारा से इसी वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? ये डार्क कलर के आ जाएंगे, डार्क बैंड्स बन जाएंगे। बात समझ आ गई? क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ एक दूसरे के अंदर क्या हो गई है? कंपोजिट हो गई है, मिक्स हो गई है एक दूसरे से। तो जब बहुत सारी, यहाँ पर हर वेवलेंथ आपको अलग अलग नजर आ रही थी बेटा, अच्छा वाला गैप था उनमें, यहाँ पर वेवलेंथ्स के गैप डिफरेंस क्या होता है? कम। एज अ रिजल्ट वेवलेंथ एक दूसरे में क्या हो जाती हैं? मर्ज हो जाती हैं, जिससे बैंड्स बन जाते हैं। जिससे क्या बन जाते हैं? बैंड्स। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं बेटा? बैंड स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम आपको क्लियर हो गया क्या होता है? यहाँ से लाइन बैंड। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कौन कैसा होता है, डिटेल अभी करेंगे। नेक्स्ट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन में क्या होता है? एमिशन का मतलब होता है निकलना, मतलब डायरेक्ट सोर्स। जैसे मैंने सनलाइट ले लिया बेटा, ठीक है, या बल्ब ले लिया, ठीक है, या ट्यूबलाइट ले लो, कुछ भी ले लो बेटा, कोई भी आपका जो सोर्स है उस सोर्स को डायरेक्ट आपने पास कर दिया किस चीज में से? प्रिज्म में से या स्पेक्ट्रोस्कोप में से। तो डायरेक्ट लाइट को पास किया स्पेक्ट्रोस्कोप में से, तो एमिशन मतलब
इनसे एमिट हुई हुई लाइट को आपने डायरेक्ट यूज किया है फॉर स्पेक्ट्रम पर्पस, तो वो क्या कहलाएगा, एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन में क्या होएगा, इस लाइट को पहले, जैसे ये जो लाइट है इसको पहले वेपर्स ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के वेपर्स मान लो, या किसी भी एटम के वेपर्स मान लो, सोडियम के या किसी भी उसके, तो उसमें से पहले पास करते हैं। अब ये वेपर्स क्या होंगे, आपको पता है एक्साइटेड स्टेट में होंगे वेपर्स तो ऑलवेज, तो ये वेपर्स क्या करेंगे, जो ये लाइट आ रही है व्हाइट लाइट फ्रॉम द सोर्स, इसमें से कुछ लाइट क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्लियर, और बची हुई लाइट को क्या कर देंगे, पास कर देंगे। तो ऐसे स्पेक्ट्रम जिसमें व्हाइट लाइट में से कुछ पार्ट पहले क्या करता है, कोई एटम एब्जॉर्ब कर ले और बची हुई लाइट को आप स्पेक्ट्रम बनाने के लिए यूज करें, उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब हम कल इसको डिटेल में देखेंगे कि कौन सा स्पेक्ट्रम कैसे होता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, आपने अब तक क्या किया, स्पेक्ट्रम को मैंने बताया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, और उसके साथ साथ आपने टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम किए, दो तरह के मैंने आपको बताए, दो तरह के बेसिस पे होते हैं, नेचर और ऑरिजिन के बेसिस पे, और दोनों ही तरह के में नेचर के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो देयर आर ऑफ टू टाइप्स, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपकी ऑरिजिन के बेसिस पे तो दो तरह के होते हैं, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और वो भी आगे फिर दोबारा से टाइप्स आ जाती हैं उनकी, कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस, लाइन, बैंड, स्पेक्ट्रम। ठीक है, थ्योरी आप थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आई एम टेकिंग एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम होता क्या है बेटा, सीधा सीधा है, आपके पास क्या है बेटा, व्हाइट लाइट है, ठीक है, व्हाइट लाइट को आप प्रिज्म में से पास करो, प्रिज्म में से पास कर लो, या किसी स्पेक्ट्रोस्कोप में से पास करो, बात एक ही है। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पास करके और व्हाइट लाइट को क्या करो बेटा, स्प्लिट कर दो इनटू, और वो स्प्लिट करके जो आप पैटर्न मिलेगा यहाँ पर, उसको हमने क्या बोला है बेटा, स्पेक्ट्रम। पैटर्न मिलेगा किस चीज पे, ये क्या चीज है, फोटोग्राफिक प्लेट। क्लियर हुई मेरी बात। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि आपको व्हाइट लाइट को पास करना है किसी प्रिज्म में से, और वो स्प्लिट कर जाएगी सीधी, मतलब सोर्स की लाइट को, किसी भी सोर्स से लाइट ली है, सोर्स क्या हो सकता है आपका, सन हो सकता है बेटा, बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है। अब ये तो आसानी से नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन गैसेस हो सकती हैं एट लो प्रेशर। अगर आप प्रेशर कम कर दोगे तो गैसेस एक दूसरे के पास आ जाएंगी, कॉलिजन ज्यादा होगा, तो उसमें से भी रेडिएशंस निकलेंगी। या फिर आप गैसेस ले सकते हो, गैसेस एट हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हो आप तो क्या होगा, आपस में टकराएंगी ज्यादा और उससे भी रेडिएशंस निकलेंगी। या फिर आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हो बेटा, किसी एटम पे कोई स्पार्क प्रोड्यूस कर सकते हो, इलेक्ट्रिक स्पार्क, मतलब कुछ भी आप करो, इस तरह से कोई भी मेथड आप अप्लाई करो जिससे क्या निकले, रेडिएशंस निकले, और उस रेडिएशन को डायरेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोप में से पास करके आप उसको वेवलेंथ को स्प्लिट कर दोगे, तो ये वाला जो मेथड है ये कहलाएगा एमिशन स्पेक्ट्रम, कि जहां से लाइट निकली है उसको डायरेक्ट यूज किया है, एमिटेड लाइट को डायरेक्ट यूज किया है फॉर मेकिंग द स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गया। एमिशन स्पेक्ट्रम आपके आगे दो टाइप्स के हैं बेटा जी, नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस। ये आगे चलते दो तरह का बता दिया मैंने आपको, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, दो तरह का हो गया बेटा। अगर मैं बात करती हूँ राजी कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की, अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की, तो इसमें क्या होगा बेटा, जैसे आपको जो पैटर्न मिला है,
विद प्योर मिलता है बेटा आपको, ठीक है। आपने रेनबो देखा हुआ है ना सभी ने, तो अगर हम बात करें रेनबो की तो उसमें यही 7 कलर्स आपको नजर आते हैं बेटा। ये 7 कलर्स क्या आप बता सकते हो कि इतने एरिया में वॉयलेट है, फिर आपका इंडिगो शुरू हुआ, फिर आपका ब्लू, ऐसा नहीं होता। वॉयलेट और इंडिगो बीच में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, है ना। और फिर इंडिगो और ब्लू भी बीच में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। मतलब यहाँ पर जो लाइन है वो आपस में क्या कर जाती है बेटा, मर्ज कर जाती है, मर्ज इनटू ईच अदर। तो यहाँ पर प्रॉपर स्पेस नहीं होता। इज दैट क्लियर, बात समझ आ गई। तो स्पेस नहीं होता, इसीलिए इसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपको याद रखना है कि जब भी आप किसी व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो आपको पता है व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, और वो 7 कलर्स एक दूसरे के अंदर मर्ज की फॉर्म में होते हैं, है ना। और वो सभी कलर्स एक दूसरे में मर्ज होते हैं। एज अ रिजल्ट आपका मतलब बीच में डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता बिटवीन द कलर्स। तो क्योंकि वो मर्ज है इसीलिए इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं। इज दैट क्लियर। सेकेंड हम बात करते हैं बेटा आपकी डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होगा बेटा, जैसे यहाँ पर V है, यहाँ I आएगा, यहाँ B, G, Y, O, R। तो आपको क्या नजर आया कि वॉयलेट और इंडिगो के बीच में क्या है बेटा, स्पेस है। इसी तरह से इंडिगो और ब्लू के बीच में भी क्या है राजे, स्पेस है। क्या मैंने स्पेसेस क्रिएट कर दिए। इसका मतलब हर वेवलेंथ एक दूसरे से पर्टिकुलर गैप के साथ क्या होगी, अलग हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर जो मर्ज वाली प्रॉब्लम थी वो एक दूसरे में मर्ज नहीं मिलेंगे, यहाँ पर प्रॉपर गैप मिलेगा बिटवीन द बैंड्स या बिटवीन द लाइंस। क्लियर होगी मेरी बात, कोई डाउट तो नहीं है बच्चा, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आगे चल के फिर आपका डिस्टिंग्विश होएगा बेटा बैंड स्पेक्ट्रम में और लाइन स्पेक्ट्रम में, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ बेटा लाइन स्पेक्ट्रम की। अगर मैं लाइन स्पेक्ट्रम की बात करूं तो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे कोई भी एटॉमिक गैस लिया है, मतलब जो गैस है वो एटॉमिक है। एटॉमिक का मतलब है बेटा वो एक ही एटम से बनी हुई है। बात समझ आई, लाइक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में दोनों सेम है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। क्लोरीन गैस ले लो, दोनों सेम है, क्लोरीन और क्लोरीन। क्लियर हुई मेरी बात। मतलब यहाँ पर आपको एटॉमिक गैस लेनी है और एटॉमिक गैस पे आपने क्या डाला, यहाँ से इलेक्ट्रिक स्पार्क डाला। क्या डाला, इलेक्ट्रिक स्पार्क। जैसे इलेक्ट्रिक स्पार्क डाला तो यहाँ बेटा एक्साइट होंगे इलेक्ट्रॉन, तो रेडिएशन एमिट करेंगे। तो ये मेरी क्या हो जाएगी बेटा, रेडिएशन हो जाएगी, ठीक है। अब रेडिएशन को किस में से पास करना है हमें, प्रिज्म में से पास किया। प्रिज्म में से पास करके यहाँ पर मुझे जो पैटर्न मिला वो लाइंस की फॉर्म में मिला। किस फॉर्म में मिला बेटा, लाइंस की फॉर्म में। कहने का मतलब ये है कि इस लाइन का अपना पर्टिकुलर क्या होगा, इसकी अपनी पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। बात समझ आई बेटा जी।
तो लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर आपको क्या मिलती है, पर्टिकुलर वेवलेंथ मिलती है। क्या मिलती है, पर्टिकुलर वेवलेंथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ सोडियम की, कि मैं यहाँ पे सोडियम एटम ले लेती हूँ, उसको एक्साइट करके और उसकी रेडिएशंस फॉल करती हूँ, तो सोडियम की जो रेडिएशंस होती है वो 233 के अप्रोक्स होती है। तो 233 वाली लाइन आपको नजर आएगी, बाकी कुछ नजर नहीं आएगा। तो क्या हुआ, सिर्फ पतली एक लाइन नजर आएगी जो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करती है, शो करती है। क्लियर होगी बात, समझ आया यहाँ तक? नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होगा बेटा, एटॉमिक गैस की बजाय आपको नहीं लेनी है, यहाँ पर आप लोगे मॉलिक्यूलर गैस। क्या लोगे बेटा, मॉलिक्यूलर गैस। मॉलिक्यूलर गैस की आप यहाँ पे क्या एमिट करोगे, रेडिएशंस एमिट करोगे मॉलिक्यूलर गैस से। मतलब कैसे, सेम मॉलिक्यूलर गैस पे भी आप क्या डालोगे बेटा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या इलेक्ट्रिक स्पार्क। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, और मैंने आपको बताया था कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो वो अपनी जगह पे 10⁻⁻10 सेकंड के लिए रहता है, वापस अपनी जगह पे आएगा। जब वो वापस अपनी जगह पे आएगा तो क्या एमिट करेगा, रेडिएशंस। अब मैंने मॉलिक्यूलर गैस को क्या किया बेटा, सेम प्रिज्म में से पास कर दिया, प्रिज्म या स्पेक्ट्रोस्कोप से पास कर दिया। अब बेटा मॉलिक्यूलर गैस में मैंने बाय चांस की मैंने यहाँ पर ले रखा है HCl गैस ले रखी है। एग्जाम्पल मान लो बेटा, यहाँ पर आपको दो एटम नजर आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। हाइड्रोजन अपनी वेवलेंथ देगा और क्लोरीन अपनी वेवलेंथ देगा। हो सकता है कि जो वेवलेंथ हाइड्रोजन और क्लोरीन दे, अगर वो वेवलेंथ अलग अलग हुई, अलग अलग लाइन उन्होंने दी, तो वेवलेंथ कौन सी बन जाएगी, तो स्पेक्ट्रम कौन सा बन जाएगा, लाइन स्पेक्ट्रम बन जाएगा। लेकिन अगर उनकी कुछ वेवलेंथ मिक्स हो गई, मैच हो गई एक दूसरे से, ठीक है, मान लो कि हाइड्रोजन जो वेवलेंथ दे रहा है वो 400 एंगस्ट्रॉम से 420 एंगस्ट्रॉम दे रहा है, और क्लोरीन जो वेवलेंथ दे रहा है वो 400 एंगस्ट्रॉम से 440 एंगस्ट्रॉम दे रहा है। तो 420 वाली क्या होगी, 400 से 420 क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हाइड्रोजन लाई करता है बिटवीन 400 से 420 एंगस्ट्रॉम में। ये मैं एग्जांपल ले रही हूँ, इनकी एग्जैक्ट वेवलेंथ नहीं है। क्लोरीन की मैं बात कर रही हूँ 400 से 440 एंगस्ट्रॉम में बेटा। तो आपको एक दोनों में एक चीज कॉमन नजर आ रही है, दैट इज 400 से 420। ठीक है, तो वो 400 से 420 आपस में क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। तो मिक्स हो जाएंगी तो वो क्या क्रिएट करेंगी बेटा, एक बैंड क्रिएट कर देंगी। बैंड जो एक्चुअलिटी में क्या है बेटा, बोलो, ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट लाइंस। दो या दो से ज्यादा लाइंस एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाती हैं, और ये डिफरेंट लाइंस आई कहां से, बाय डिफरेंट एटम्स, बाय डिफरेंट एटम्स। कहने का मतलब ये है, जब एक से ज्यादा एटम आपको नजर आएंगे तो वो अपनी वेवलेंथ को क्या करेंगे बेटा जी, जैसे आपने कोई भी गैस ले ली, ठीक है, तो अगर उसमें दो एटम्स हैं तो एक एटम की अपनी रेडिएशन होगी, दूसरे की अपनी रेडिएशन होगी। उस रेडिएशन से एक अपना स्पेक्ट्रम बनाएगा, दूसरा अपना स्पेक्ट्रम बनाएगा। अब दो स्पेक्ट्रम बेटा, प्लेट तो एक ही लगा रखी है, तो दोनों स्पेक्ट्रम अगर एक ही बारी में आएंगे तो एक दूसरे के ऊपर छप जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो वहां पर क्या हो जाएगा, बैंड क्रिएट हो जाएंगे। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे बेटा मैंने एक पेज के ऊपर बहुत अच्छी सी पेंटिंग बना रखी है, या काफी अच्छा लाइनिंग्स लगा रखी है मैंने, किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल देखो, ध्यान से देखिएगा, मैंने एक पेजेस पे ऐसे पतली पतली लाइनिंग्स लगा रखी है, ठीक है, और उसमें मैंने कलर भी किया हुआ है, ब्लैक कलर का रखा है जैसे। मैं मानती हूँ कि ये वाली जो मेरी लाइंस बन के जो स्पेक्ट्रम बना है ये किसी एक एटम का है, ठीक है। अब मैंने माना बेटा मेरा दूसरा एटम एक और है, और उसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। आप अच्छे से ध्यान से देखिए, ये दो स्पेक्ट्रम दो अलग अलग एटम्स के हैं,
लेकिन आपके पास प्लेट तो एक ही है, इसका मतलब ये दोनों आइटम एक ही प्लेट पे दोनों स्पेक्ट्रम एक ही प्लेट पे छपेंगे। कुछ इस तरह से मान के चलिए कि मैंने इस तरह की लाइंस एक पेज पे फोटोकॉपी कर रखी है या प्रिंट आउट निकाल रखा है। अब मैं उसी पेज को दोबारा से डाल देती हूँ ये वाला पैटर्न उस पर ऑब्टेन करने के लिए, तो क्या होगा, इसी के ऊपर छप जाएगा ना, इस तरह से। ऐसे छप जाएगा। तो आपने जरा ध्यान से देखिए, इस वाले एरिया में दोनों लाई कर रहे हैं, इस वाले एरिया में दोनों लाई कर रहे हैं। तो जब एक से ज्यादा वेवलेंथ लाई करेगी एक ही जगह पे, तो वो क्या क्रिएट कर देगी, बैंड्स। तो ये वाला और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, डार्क बैंड्स हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो डार्क बैंड्स मतलब इसीलिए बैंड स्पेक्ट्रम बोला है। बैंड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जब आप मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हो तो उसमें एक एटम तो होता नहीं है, मॉलिक्यूल का मतलब ही मोर देन वन एटम है। तो आज जब आप उसमें मॉलिक्यूल का इस्तेमाल कर रहे हो तो मोर देन वन एटम्स के लिए मोर देन वन रेडिएशन होंगी, ठीक है। मोर देन वन रेडिएशन होगी तो हर रेडिएशन अपनी वेवलेंथ देगी, अपना स्पेक्ट्रम बनाएगी। तो जब कोई भी दो स्पेक्ट्रम्स एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे तो उस जगह पे जैसे येलो पे आपने ग्रीन और चढ़ा दिया तो ब्लैकिश सा कलर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर डार्क बैंड क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर होगी मेरी बात? तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। तो आपने आज पढ़ा एमिशन स्पेक्ट्रम आपके दो तरह के हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में, देन वी स्टडी अबाउट डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपके फिर से दो टाइप के हो गए, लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम। क्लियर होगी बात? अब वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जैसे आपने यहां से व्हाइट लाइट ली बेटा, ठीक है, उसको सबसे पहले आप वेपर्स ऑफ एनी एटम, किसी भी वेपर में से पास करोगे व्हाइट लाइट को, ठीक है। उसके बाद फिर लाइट बाहर निकल जाएगी बेटा, क्योंकि वेपर्स जो होंगे किसी पर्टिकुलर एटम के होंगे तो वो पर्टिकुलर एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। किसी भी एटम में इतना दम नहीं होता कि वो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर व्हाइट लाइट मैं दे रही हूँ 4000 से लेके 4800 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ में पास कर रही हूँ, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। और ये किसी भी चीज का वेपर है तो ये 4600 एंगस्ट्रॉम जो है पर्टिकुलर 4600 एंगस्ट्रॉम वाली वेवलेंथ इसको पसंद है, तो ये उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। बची हुई आ गई आपके पास, उसको फिर किस में से पास किया बेटा आपने, प्रिज्म में से, और प्रिज्म में से पास करने के बाद फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पेक्ट्रम मिलेगा आपको, ठीक है। पर्टिकुलर कुछ भी स्पेक्ट्रम मिल सकता है। मैं कह रही हूँ ये रेंज है बेटा 4000 एंगस्ट्रॉम से 4800 एंगस्ट्रॉम की मिल जाएगा। अब मुझे बताओ इस वाले एटम ने कौन सी एब्जॉर्ब करी, 4600 की एब्जॉर्ब कर ली, तो इसका मतलब ये जो बाहर आई रेडिएशन इसमें 4600 एंगस्ट्रॉम नहीं है, तो स्प्लिट होएगी तो कौन सा मिसिंग होएगा, 4600 मिसिंग होएगा। तो 4600 एंगस्ट्रॉम की जगह आपको क्या मिल जाएंगे बेटा, डार्क बैंड्स मिल जाएंगे। मतलब आपको बाकी जो स्पेक्ट्रम मिलेगा कलरफुल मिलेगा, जो भी आप वेवलेंथ ले रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको सारे कलर मिल जाएंगे। लेकिन आपका एटम वेपर्स किसी भी एटम के या किसी भी कंपाउंड का सॉल्यूशन जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेगा वो वेवलेंथ आपको आगे नजर नहीं आएगी। इज दैट क्लियर? उसकी जगह क्या नजर आएगा, डार्क बैंड। इसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर होगी बात? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आगे चल के बेटा फिर आपके दो तरह के होते हैं, लाइन और बैंड। तो बेटा बताने की तो जरूरत नहीं है मुझे एक्सप्लेन करने की। लाइन में आप क्या यूज करोगे, एटॉमिक गैस, और बैंड स्पेक्ट्रम में आप क्या यूज करोगे, मॉलिक्यूलर गैस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्पेक्ट्रम का ब्रीफ। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है।
नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आपके लिए क्लियर है कि हम हाइड्रोजन से ऑब्टेन्ड होने वाले स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन से ऑब्टेन्ड होने वाले स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? मैंने आपको बोला था कि कोई भी एटॉमिक गैस आप ले सकते हो, या तो उसको लो प्रेशर पे ले लीजिए या हाई टेम्परेचर पे ले लीजिए, या फिर आप क्या कर दीजिए, आपको दिख रहा है मैंने एनोड और कैथोड लगाई हुई है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आप यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारा मेन मोटो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन स्टेट पे डालना, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऊपर एक्साइट करना। और कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में कितनी देर के लिए ठहरता है? मैंने आपको बताया 10⁻⁻10 सेकेंड्स के लिए। तो बहुत ही कम सेकेंड्स के लिए आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर एक्साइटेड स्टेट में ठहरेगा। फिर क्या करेगा? वो वापस आ जाएगा। जब वो वापस आएगा तो रेडिएशन एमिट करेगा। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब वो रेडिएशन एमिट करेगा तो उस रेडिएशन को मैंने प्रिज्म में से पास किया। अब ये रेडिएशन मैंने किससे ली है बेटा? हाइड्रोजन से होने वाली ऑब्टेन्ड है ये रेडिएशन, मतलब हाइड्रोजन से आपको ये रेडिएशन मिली है। रेडिएशन को जब आपने प्रिज्म में से पास किया तो आपको 6 लाइंस नजर आई। कितनी लाइंस मिली? 6। मतलब जो स्पेक्ट्रम हमें मिला वो क्या मिला बेटा? 6 लाइन स्पेक्ट्रम मिला। ये बात कई बार पूछी गई है कंपटीशन में कि हाइड्रोजन से ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रम कितनी लाइन का था, और बच्चे हमेशा गलती करते हैं। तो बेटा हमेशा इस चीज को याद रखना है कि हाइड्रोजन से ऑब्टेन्ड जो स्पेक्ट्रम है वो हमें 6 लाइन स्पेक्ट्रम मिला। इसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जेईई मेंस से तो काफी बार आया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये 6 लाइंस जो मुझे मिली मैंने इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो मैंने देखा कि पर्टिकुलर जो एक लाइन नजर आ रही है उसके अंदर भी बहुत सारी लाइंस हैं। इसी तरह से जो सेकंड लाइन मुझे नजर आई उसके अंदर भी बहुत सारी लाइंस थी, थर्ड में भी बहुत सारी लाइंस थी। मतलब ये 6 की 6 लाइंस हमने दोबारा से जब अंडर माइक्रोस्कोप इसको देखा तो हमने देखा कि इसके अंदर बहुत सारी लाइंस हमें नजर आ रही थी, मतलब पर्टिकुलर हर लाइन में बहुत सारी लाइंस थी। ठीक है, तो अब इसी को मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि ये कैसा दिखता है। ठीक है, और उसी की हमें कुछ स्टडी करनी है। ओके, तो बेटा वो जो 6 लाइंस मिली उन्हें हमने दोबारा से अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और हमने देखा कि हर लाइन के अंदर पर्टिकुलर कुछ नंबर ऑफ लाइंस थी। जब हमने उसे देखा तो हमें कुछ इस तरह का पैटर्न मिला, इसे ही हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें मैंने आपको क्या कहा है कि जब मैंने पहली बार रेडिएशंस दी तो मैंने देखा कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन 8th लेवल से आया हो, फर्स्ट पे हो सकता है 7th से आया हो, 6th से भी आ सकता है, 5th से भी आ सकता है, 4th से भी, मतलब किसी भी लेवल से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर नीचे वाले लेवल पे आ सकता है। क्योंकि आपने अगर कोई एनर्जी दी तो जरूरी नहीं है ना वो फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, हो सकता है सेकंड पे गया हो, 4th पे, 5th पे, 8th पे, 10th पे, एनर्जी लेते किसी भी ऑर्बिट में जा सकता है। उसके बाद वो उसी ऑर्बिट से क्या आएगा, वापस आएगा। तो मैंने यहाँ पे जितनी भी पॉसिबिलिटीज है सारी आपके सामने शो किया। ठीक है, इसको लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड और हम्फ्री बोला गया है, सीरीज के नेम है ये लाइमन सीरीज बोला गया है। जो लाइमन है दैट इज नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इसी तरह से बाल्मर, पास्चन, इन्होंने एक एक सीरीज को स्टडी किया था। आप सोच रहे होंगे कि यार सिर्फ एक एक सीरीज को क्या स्टडी किया, उस एक एक सीरीज को स्टडी करने में भी इन्हें बहुत सारी चीजों का पता लगाना पड़ा था, काफी सारे इन्होंने एफर्ट्स लगाए थे। अब इन्होंने क्या एफर्ट्स लगाए थे वो हम इसका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे कल। हम हर एक सीरीज को अलग से स्टडी करेंगे, अलग से उसके फॉर्मूले देखेंगे, सब कुछ अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट अबाउट योर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कंपटीशन में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है बेटा, इवन बोर्ड में भी इम्पोर्टेंट है। स्पेलिंग गलत हो गई, TI आना दिखे ना, बेचारी एक बार लिखने का दूसरा TI लिखना याद ही नहीं रहता। तो कंपटीशन में इसमें से हमेशा ही आता है। ठीक है, और बोर्ड में भी आपके न्यूमेरिकल जो रहेगा एक इसमें से रहेगा, आपके टीचर दे सकते हैं, क्योंकि ये वाला चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर है फ्रॉम योर बुक। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट बेटा। आपको क्या करना है, इनके नेम याद होने चाहिए। फर्स्ट सीरीज को लाइमन बोलते हैं, सेकंड को बाल्मर, थर्ड को पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर पीफंड, फिर हम्फ्री। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसको डिटेल हम कल करेंगे। ओके।